हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। आज मैं आपके सामने अपने घर से लाइव हूँ। अब आपकी क्लास यहीं से होने वाली है। मैं अपने घर आ चुका हूँ। यहीं से हमारी जो दोनों क्लासेज हैं वो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, स्वागत है आपका बिल्कुल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को, गुड इवनिंग आप सभी को। फटाक से कमेंट को रिफ्रेश कर दो एक बार जल्दी से। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल आइए, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। कल मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर गया था, आपको याद होगा वो सवाल जो है, और आपने उसका आंसर भी निकाल लिया होगा। ठीक है, आज दोस्तों कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम जो है, जैसे देखिएगा कुछ टॉपिक है जो मेरे पास में आज पढ़ाने के लिए आपके लिए हैं। वो है, देखिए, एक तो हम पढ़ने वाले हैं आज किसके बारे में, CAG जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो हम फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो है, एक तो CAG जो है इसके बारे में पढ़ लेंगे। एक दोस्तों हम पढ़ने वाले किसके बारे में, जो AG है हमारे, जिन्हें महान्यायवादी बोलते हैं आप, जो उनके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके अलावा हम जो है, एक तो जॉइंट सिटिंग जो है, जो रह गया हमारा टॉपिक जो है, इसके बारे में कुछ बातें नोट डाउन करने वाले हैं। जॉइंट सिटिंग जो होती है उनके बारे में कुछ पढ़ लेंगे। और फिर दोस्तों मैं आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको लिखाने वाला हूं। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, इसके लिए आप तैयार हो चुके होंगे, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा, आपके फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा CAG। लिखिएगा CAG, लिखिए CAG। आपसे पूछूं इसकी फुल फॉर्म क्या है तो लिखना महालेखा और नियंत्रक परीक्षक। लिखना महालेखा नियंत्रक परीक्षक। लिखिएगा आपके कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लिखना आपके कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल। लिखिए CAG। क्या बात है, अरे घर पे हूं ना तो स्मार्ट तो होऊंगा ना, घर पे हूं ना तो यहां पर थोड़ा अच्छा है, लाइट वाइट अच्छी है और अच्छा रूम बना हुआ है ना, इसलिए थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, लिखिए कंप्ट्रोलर। अरे कंट्रोलर नहीं है, कंप्ट्रोलर है ना, ये रसगुल्ला कंट्रोलर नहीं है। ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में CAG की फुल फॉर्म आई, आपसे पूछा कि CAG की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखिएगा कंट्रोलर नहीं है, कंप्ट्रोलर है ना, कंप्ट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर नहीं है, क्या है, कंप्ट्रोलर है ना। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर कि जो फुल फॉर्म है, आप पूछोगे, अरे दोस्तों घर आने के बाद तो अपने आप चेहरे पर मुस्कान आती है ना, आपका गांव आपकी रगों में बसता है। जब आप अपने गांव जाते हैं तो आपके ऊपर एक अलग ही मुस्कान होती है, आपके घर वाले वहां पर होते हैं, मम्मी पापा वहीं पर होते हैं, वो गांव की मिट्टी की खुशबू वहां पर होती है, और वो जो काम के लोग होते हैं ना, जो आपके अपने होते हैं, वो भी आपके वहीं पर होते हैं ना। देखिए CAG, पूछूं आपसे इसका उल्लेख संविधान में, इसका उल्लेख संविधान में भाग 5 के अंदर है। कहां है सो, भाग 5 के अंदर उल्लेख है इसका। पहला पॉइंट तो अनुच्छेद कौन सा, सो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में। सेकंड पॉइंट छापना, पहला पॉइंट कौन सा भाग है, सेकंड पॉइंट कौन से आर्टिकल्स हैं, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। पूछूं आपसे CAG का भाग, आपके भाग दोस्तों 5 हो गया है, अनुच्छेद कौन से हो गए, 148 से 151 अनुच्छेद हो गए। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसका अपॉइंटमेंट, लेना पूछूं आपसे इसका जो अपॉइंटमेंट है, इसकी जो नियुक्ति है कौन करता है, ये लिखा चुका हूं मैं आपको, याद करो दोस्तों, लिखा चुका हूं आपको कि इसका जो अपॉइंटमेंट है, याद करो, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट। मैंने कहा था आपसे CAG AG दोस्तों, इसके अलावा UPSC और स्टेट PCS, या फिर दोस्तों आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हो गए, या रसगुल्ला हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, या फिर दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट साहब, सॉरी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, ये सारे मैंने आपको लिखवाए थे ना। लिखिएगा अपॉइंटमेंट, लिखना सबके कौन करता है, राष्ट्रपति जो है अपॉइंटमेंट करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछूं आपसे अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इनका जो कार्यकाल है, पूछोगे आप सर इनका जो कार्यकाल है कितना होता चाह रहा हूं, पूछूं आपसे कार्यकाल कितना होता है।
अब दोस्तों आप क्या कीजिए, अब यहां पर दोस्तों आप जो है एक डब्बा बना लीजिए। आ गया तुम्हारा जहर डब्बा, लिखिएगा, आ गया दिल को चुराने मैं आ गया। लिखिए जहर डब्बा। क्या लिखोगे? जहर डब्बा। मतलब जितने भी महत्वपूर्ण कार्यकाल है ना, इनको एक साथ लिख ही लो ना। ये डब्बे जो है ना, डब्बे तुम्हारे लिए परीक्षा के डब्बे खोल देगा। ठीक है, देखिए मैंने पूछा आपसे, देखो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, आप मतलब समझे इसका मतलब? उस आपके अगर कोई आपके 6 वर्ष आपके पद पर रहता है तो हट जाएगा, या दोस्तों उसकी एज 65 वर्ष हो गई है आपके तो हट जाएगा। ठीक है, तो 6 वर्ष कोई दोस्तों पद पर रहा तो हट जाएगा, दोस्तों उसकी एज जो है वो 65 वर्ष हो चुकी है तो हट जाएगा। अगर दोस्तों पूछूं आपसे यह कार्यकाल जो है वो तो किस किस के लिए लिखना आपके, एक तो सीएजी, किसके लिए आपके? सीएजी, इसके लिए कार्यकाल यही होगा। ठीक है, पूछूं आपसे सीएजी के लिए कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष होगा। 6 वर्ष तक पद पर रह ले, या दोस्तों उसकी एज जो है 65 ईयर्स हो जाए, दोनों एक ही बात है। ये कार्यकाल यहां पर रहने वाला है। ठीक है, सेकंड दोस्तों आपने आपके सेकंड लिखना, आपके सेकंड दोस्तों आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, लिखिए मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं इनका कार्यकाल भी ऐसा ही होता है। ठीक है, लिखिए आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इनका कार्यकाल इतना है। सेकंड लिखना, थर्ड आपके थर्ड लिखिएगा आपके यूपीएससी, आपके लिए यूपीएससी जो अध्यक्ष है आपके इनका कार्यकाल भी यही होता है। ये तीनों आपको ध्यान रखने, कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि सीएजी का कार्यकाल आपके, या दोस्तों आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे सीईसी जो है आपके, जो हमारे सीईसी हैं इनका कार्यकाल पूछ ले आपसे, या दोस्तों यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनका पूछ ले आपसे। तीनों का एक ही होने वाला है, और कितना आपके 6 वर्ष पद पर रह ले, या दोस्तों 65 वर्ष की आयु हो जाए, ये कार्यकाल रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डब्बा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इतना कार्यकाल किसके लिए होगा? सीएजी के लिए होगा, सीईसी के लिए होगा, और यूपीएससी जो हमारे अध्यक्ष हैं इनके लिए होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इनका काम क्या है? सीएस जो हमारे जो सीएजी साहब हैं इनका कार्य क्या है, इनका फंक्शन क्या है? इनका कार्य क्या है, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन पूछूं आपसे, कार्यकाल पूछूं आपसे, क्या दोस्तों कार्यकाल है इनका, क्या इनका फंक्शन है? आप ये तो जानना चाहोगे ना कि सर इनका कार्यकाल कितना लेना। लिखिए आपके सॉरी कार्य कितना लेना, पूछूं आपसे सीएजी जो है उसका कार्य है, नाम में लिखा हुआ है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नाम है। मतलब दोस्तों काम क्या है इसका? ऑडिटिंग करना। लिखना पे सरकार के अकाउंट जो है आपके, सरकार के जो अकाउंट्स हैं उनकी अकाउंट से सरकार के अकाउंट की, लिखना आपके अकाउंट की ऑडिटिंग करना काम है इनका। मतलब लेखांकन करना, लेखांकन मतलब जांच करना काम है। ठीक है, मतलब दोस्तों अगर रसगुल्ला सरकार जो भी पैसा खर्च करेगी उस सब की जांच करना जो है वो इसका काम होने वाला है। सरकार से कुछ भी खर्च करेगी आपके उसकी जांच करना इसका काम होना है। लिखिए आपके सरकार के जो व्यय है इसकी जांच करना, फिर कह रहा हूं आपसे जांच करना इसका काम होगा, ऑडिटिंग करना इसका काम होने वाला है। अब दोस्तों ये अकाउंट का काम नहीं देखता है, पहले देखता था अब नहीं देखता है। आपके अकाउंट का काम आपके सीजीए देखते हैं, अभी लिखाऊंगा आपके सीजीए आपके अकाउंट का काम देखते हैं, उसे बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, महालेखाकार जो होता है आपके वो देखता है। ठीक है, अब दोस्तों इसका काम है अकाउंट जो है उसकी जांच करना कि वो सही है या नहीं, आपके वो जांच करने का काम इसका होगा। मतलब दोस्तों सरकार ने जो खर्चा किया है उसकी जांच ये करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक दोस्तों बड़ा फेवरेट सवाल है इसके बारे में कि इसको किसका मित्र किसका मार्गदर्शक बोलते हैं? पीएसी का। ये आपको अभी लिखना है। लिखिए आपके नोट लिखना बड़ा महत्वपूर्ण, नोट लिखिएगा नोट। सीएजी को लोक लेखा समिति, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सीएजी को लोक लेखा समिति जो है पब्लिक लिखना, पब्लिक अकाउंट कमेटी। सीएजी को लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र बोलते हैं।
या दोस्तों आपके या मार्गदर्शक बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि सीएजी को क्या बोलते हैं, तो सीएजी को ध्यान आपके सीओजी को पीएसी का मित्र या मार्गदर्शक या आपको छापना ये कहते हैं, ये आपको यहां पर ध्यान है। अब आप पूछोगे सर कि जो ये लोक लेखा समिति है इसमें दोस्तों कितने मेंबर होते हैं, आप पूछोगे ना। हाँ, अगर दोस्तों पैसा इधर से उधर हुआ, अगर पैसा सो इधर से उधर हो गया, अरे भाभी नहीं आई आपके, कमलेश ही आया है, पानी लेकर आया है, कमलेश ही आया है ना, भाभी आ गई, गजब आदमी हो तुम यार। लिखना, अगर दोस्तों पैसा इधर से उधर हो गया आपके तो ये उसकी जांच करेगा। अब तुम ये तो सोच रहे होंगे ना कि सर इसका अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति करने वाला है, मतलब दोस्तों मिनिस्टर्स ही करने वाले हैं, मतलब रसगुल्ला प्रधानमंत्री करने वाले हैं, और दोस्तों ये सरकार का ही खाता चेक करने वाला है। मतलब दोस्तों अपनी बिल्ली जो है, अपनी तो बिल्ली है और दूध पिएगी हमें पता है, और उसकी जांच भी यही कर रहे हैं। मतलब जो इसको अपॉइंट करे उसी की जांच करे। अगर दोस्तों मान लो मैंने किसी को अपॉइंट किया है और वो मेरी जांच कर रहा है तो मैं उसको हटा दूंगा ना, अगर वो मेरे अनुसार करेगा। तो दोस्तों ये बात संविधान के दिमाग में भी आई थी, इसलिए दोस्तों इसमें लिखा है कि अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास में नहीं होगी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। यहां लिख लीजिए एक बार पीएसी लिखना, आपके लोक लेखा समिति। कभी पूछ ले आपसे कि लोक लेखा समिति इसमें कितने मेंबर होते हैं छापना, इसमें दोस्तों 22 मेंबर है ना, 22 सदस्य होते हैं इसके अंदर, जिसमें से 15 मेंबर छापना, 15 एमपी जो है वो होते हैं आपके लोकसभा से, 15 एमपी लोकसभा से होते हैं, और 7 एमपी छापना, 7 एमपी जो है आपके वो राज्यसभा से होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछूं आपसे कितने मेंबर, इसमें 22 मेंबर होते हैं आपके कुल, आपके 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं, और दोस्तों इसका लिखना आपके इसका जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं विपक्ष के नेता। लिखना, इसका अध्यक्ष होता है, जो विपक्ष के जो नेता होते हैं हमारे वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी पूछ ले आपसे, यहां मैंने लिखा है तो उस लाइन का मतलब लिख लिया आपके पीएसी। पूछूं आपसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, पूछे आपसे पब्लिक अकाउंट कमेटी 22 मेंबर होंगे, इसमें 15 मेंबर लोकसभा से होंगे, 7 मेंबर राज्यसभा से होंगे, और इसका जो अध्यक्ष होगा आपके वो अधिकांश टाइम जो है विपक्ष का नेता जो है वो इसका अध्यक्ष होने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने पूछा आपसे इसका कार्य क्या, ऑडिटिंग करने से काम है आपके, जांच करना काम इसका, पैसा कहां खर्च हुआ है यह तय करना इसका काम होने वाला है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इसको हटाएगा कौन, लिखना पूछोगे आप सर इसका जो कार्यकाल है वो लिख दिया मैंने, लिखना आपके अपना इस्तीफा। अगर दोस्तों ये अपना इस्तीफा देना चाहे किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। अपना उससे इस्तीफा देगा किसको, प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देने वाला है, ठीक है। प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इस्तीफा देगा प्रेसिडेंट को। आप पूछोगे सर अगर दोस्तों इसको हटाना हो, लेना आपके पूछो आप कि अगर इसको हटाना हो, तो मैंने आपको बोल दिया है, मैंने आपसे कहा है अभी कि अपॉइंटमेंट तो करेगा प्रेसिडेंट, मतलब अपॉइंटमेंट तो सरकार करने वाली है इसका, लेकिन दोस्तों इसको हटाने से पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास होगी ना। पूछूं आपसे, लेकिन हटाने की जो पावर होगी वो होगी किसके पास में, संसद के पास होगी ना, जो पार्लियामेंट है आपके उसके पास इसको हटाने की पावर होगी। इसमें दोस्तों बहुत भारी सवाल नहीं पूछता आपसे, बहुत बारीक पूछेगा, अपॉइंटमेंट कौन करता है, इस्तीफा किसको देगा, कार्यकाल कितना होगा, इसको हटाने की पावर किसके पास में होगी। अधिकांश बच्चे राष्ट्रपति लगा के आएंगे, पर आपको ध्यान है हटाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है, ये आपको छापना है। मतलब दोस्तों लिख लीजिए जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, आगे बताऊंगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रक्रिया से सीएजी को भी हटाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछूं आपसे
क्या दोस्तों आपके क्या लिखा हुआ है संविधान में? संविधान में लिखा हुआ है जिस प्रकार आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाएंगे उसी तरीके से आपके सीएजी को भी हटाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उसे कैसे हटाएंगे वो आगे मैं आपको लिखा दूंगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो पार्लियामेंट है वो हटाने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है मैंने आपको। मैंने पूछा आपसे कि नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, हटाएगा कौन? पार्लियामेंट हटाएगा। सेकंड पॉइंट, कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष होने वाला कार्यकाल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे, नोट लिख लीजिए, लिखिए आपके नोट, नोट लिखिएगा, नोट भारत के पहले सीएजी लिखिए, भारत के, पूछूं आपसे भारत के पहले जो सीएजी थे आपके, फर्स्ट सीएजी कौन थे आपके भारत के? पूछूं आपसे पहले सीएजी, सवाल पूछ सकता है ना कि फर्स्ट सीएजी कौन था? पूछूं आपसे भारत के जो पहले सीएजी है, पूछे आपसे वो कौन आपके? लेकिन आपके नरहरि राव, नरहरि राव जो है उसको भारत के पहले सीएजी थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे आपसे, तो भारत के फर्स्ट सीएजी कौन है? भारत के जो फर्स्ट सीएजी हैं उनका नाम है नरहरि राव, ये भी आपको छापना, ठीक है। पूछूं आपसे भारत के वर्तमान सीएजी लिखना, भारत के वर्तमान सीएजी छापना। तो भारत के वर्तमान सीएजी कौन आपके? वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो दोस्तों भारत के वर्तमान सीएजी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा भारत के पहले सीएजी कौन आपके? वो है नरहरि राव, वी नरहरि राव पूरा नाम इनका। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। पूछूं आपसे इनकी सैलरी लिखना, आपके वेतन कितना है? वेतन इनका 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए इनका वेतन हो गया है, ये भी लिख लीजिए, कोई पूछता नहीं है आपसे। वेतन पूछे आपसे, तो वेतन 2.5 लाख हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सीएजी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट था। मैंने पूछा आपसे सीएजी का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, हटाएगा पार्लियामेंट, ये दोनों पॉइंट आपको मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं ना, वो परीक्षा में बार बार पूछता है। सीएजी का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, हटाएगा कुछ होगा, हटाने का काम जो है वो होगा किसका? पार्लियामेंट का होगा। थर्ड पॉइंट, इस्तीफा प्रेसिडेंट को ही देने वाला है। फोर्थ पूछूं आपसे, अगर दोस्तों पूछूं आपसे सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देगा? आपके सीएजी अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देने वाला, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को जो है वो पार्लियामेंट के पटल पर रखेगा, ठीक है। इसको भी लिख लो। पूछे आपसे सीएजी, आपके नोट लिखिए, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति को देगा जो उसे संसद के पटल पर रखेगा। एक बार सवाल पूछा कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देगा? ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री को देगा, ऑप्शन नंबर 2 वित्त मंत्रालय को देगा, ऑप्शन नंबर 3 संसद को देगा, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति को देगा। तो सीएजी अपनी रिपोर्ट जो है किसको देगा? आपके, क्योंकि दोस्तों इसने अपॉइंट किया है ना इसको, तो इसको रिपोर्ट दे देगा वो प्रेसिडेंट को, ये उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट पे रख देगा। फिर दोस्तों सारे काम जो है होने वाले, तो अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देने वाला है और सो वो उसको पार्लियामेंट जो है वहां रखने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे सीएजी आपके सामने, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट लिखना एजी, लिखिए एजी मतलब महान्यायवादी लिखना, आपके एजी मतलब महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल लिखना, मतलब अटॉर्नी जनरल। हाँ, हटाएंगे कैसे वो लिखाऊंगा ना आगे, एक बार लिखा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो कैसे हटाएंगे एक बार लिखा दूंगा, वहां आप देख लेना, वही प्रक्रिया वहां पर होने वाली है। संविधान में यही लिखा हुआ है, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएंगे उसी प्रकार दोस्तों सीएजी को भी हटाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने कहा आपसे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, इसके बारे में बात करूं आपके, पहला पॉइंट तो अनुच्छेद कौन सा? अरे दोस्तों याद करो, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 76। देखिए अनुच्छेद नंबर कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 76 महान्यायवादी के बारे में, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप भी इसको जानते हैं, ठीक है। लिखना सब, पूछूं आपसे एजी कौन होता है ना, पूछे आपसे एजी कौन, लिखना आपके, ये भारत का सर्वोच्च
भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत का सर्वोच्च आपके, भारत का सर्वोच्च विधि जो अधिकारी है वो दोस्तों एजी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। सो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछूं आपसे, वो होता है आपके एजी, ये भी आपको छापना है। भारत का सर्वोच्च वकील, ऐसे लिख लो, सर्वोच्च पूछे आपसे भारत का, यहां लिखिए भारत सरकार का, भारत सरकार का वकील, लिखिए भारत सरकार का वकील पूछूं आपसे, वो भी सब एजी साहब होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कभी कभी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है बोलती है कि भारत सरकार उपस्थित होगा इस तारीख को। अब दोस्तों ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जी और दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री, हमारे आपके गृह मंत्री सब जा रहे हैं, भाई कहां जा रहे हैं, हाँ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब वहां दोस्तों पूरा मंत्रिमंडल खड़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है हर बार दोस्तों आपके प्रधानमंत्री जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और फिर बातचीत होंगी, ना दोस्तों ऐसा नहीं होता। उनकी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये लोग जो हैं, जो महान्यायवादी जो है वो दोस्तों होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये इंडियन गवर्नमेंट का वकील है, ये इंडियन गवर्नमेंट का वकील है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को आपको छापना है, ठीक है। अब मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि न्यायवादी, ये इसकी नियुक्ति पूछूं आपसे, देखो इसकी नियुक्ति, इसको पद से हटाना, पद से हटाना, इसके वेतन भत्ते सब कुछ तय करेगा आपके कौन, राष्ट्रपति। सब कुछ कौन आपके, सब कुछ तय करेगा राष्ट्रपति। मतलब दोस्तों पूछूं आपसे महान्यायवादी, पूछूं आपसे महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत काम करता था, पूछूं आपसे, लिखना आपके, लिखिए महान्यायवादी, लिखना आपके महान्यायवादी, महान्यायवादी लिखिए महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि महान्यायवादी, पूछूं आपसे किसके प्रसाद, ये वर्ड, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, महान्यायवादी प्रसाद, मतलब दोस्तों प्रसाद है राष्ट्रपति का, ये पद राष्ट्रपति का प्रसाद होने वाला है, जिसको राष्ट्रपति खिलाएंगे वही पद पर रहने वाला है। मतलब दोस्तों इसको जन्म देने वाला माई बाप अलग होता है आपके, और दोस्तों पूरी जिंदगी पालने पोसने वाला अलग माई बाप है, वो है राष्ट्रपति, ठीक है। तो जो महान्यायवादी हैं उनके माई बाप कौन है आपके, वो राष्ट्रपति होते हैं, ये इसका मतलब क्या है, प्रसाद पर्यंत सब कुछ तय करेगा राष्ट्रपति, सब कुछ, कब जगेंगे, कब सोएंगे, कब हगने जाएंगे, सब कुछ तय करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट का होगा। मतलब दोस्तों अगर राष्ट्रपति ने कह दिया कि कल शाम तक आप हगोगे नहीं, कल शाम तक आप जाओगे नहीं जो है, तो ये हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। हगने जाना है तो अभी फोन करना पड़ेगा, जाऊं मैं, फिर जाएंगे, ये इतनी खराब स्थिति है भाई साहब। लेकिन महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद पर रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, लिखिएगा, पूछूं आपसे भारत के, पूछूं आपसे, लिखना आपके, लिखिए नोट, लिखिए नोट, भारत के पहले महान्यायवादी, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, भारत के पहले महान्यायवादी, लिखिएगा कौन थे, लिखिए MC शीतलवाड़, कौन थे, MC शीतलवाड़ जो है सो भारत के पहले महान्यायवादी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछूं आपसे भारत के पहले महान्यायवादी कौन, आपके MC शीतलवाड़ थे, ये नाम आपको ध्यान रखना, ठीक है। लिखिए दोस्तों इनके बारे में, लिखिए आजाद भारत के पहले विधि आयोग के, आजाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष, आजाद भारत के पहले विधि आयोग के, पूछूं आपसे अध्यक्ष कौन थे, वो भी दोस्तों कौन थे आपके, 1955 बना था ये, लिखिएगा आपके, वो भी कौन थे, MC शीतलवाड़ थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
दो क्वेश्चन आपके सामने। भारत के फर्स्ट एजी कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। और दोस्तों पूछूं आपसे आजाद भारत के, सो आपके लिखना आजाद, दोनों वर्ड लिख दिया ना, आजाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो भी M सीतलवाड़ थे। पूछूं आपसे इसकी स्थापना 1955 में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे वर्तमान में, लिखिए आपके वर्तमान में कौन सा? वर्तमान में लिखिए R वेंकटरमणी ना। सो वर्तमान में R वेंकटरमणी, वर्तमान में R वेंकटरमणी जो है वो तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं, ये भी आपको छापना। ठीक है, पूछूं आपसे तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन? आपके R वेंकटरमणी है। पहले कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। आपको पहला और आपके वर्तमान में कौन है, ये तो आपको पक्का जो लिखा रहा हूं वो तो पक्का आपको याद करना ही है। जो लिखा रहा हूं उसको 5 बार पढ़ना, हर लाइन आपको याद होनी चाहिए। मतलब दोस्तों कौन सी बात मैंने कहां लिखाई है वो आपको याद हो जाए तो मजा आ जाएगा ना। तो भारत के वर्तमान में कौन है? R वेंकटरमणी है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ देखो मैंने कहा आपसे आजाद भारत के, इस पॉइंट को आगे क्लियर कर ही लेते हैं ना। एक बार ये लिख लीजिए कि मैंने पूछा आपसे भारत के पहले महान्यायवादी कौन है? MC सीतलवाड़ थे। आपके वर्तमान में कौन है? सो R वेंकटरमणी है। इस पॉइंट को आप क्लियर कर लो। यहां पर ना एक बना दो डब्बा, लिखिए जहर डब्बा, बना दो डब्बा। क्या जा रहा है? लिख लो। देखिए मैंने कहा आपसे विधि आयोग लिखना, विधि आयोग। देखो दोस्तों आपको याद होगा, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको जब हमारी पॉलिटी शुरुआत हुई थी तब मैंने आपसे कहा था कि ब्रिटिश भारत के अंदर 1833 के चार्टर अधिनियम से, याद है आपको? 1833 के चार्टर अधिनियम से पहले विधि सदस्य के रूप में, लॉ मेंबर के रूप में पहला विधि आयोग है ना, पहला लिखना, पहला विधि आयोग जो है वो बनाया गया था। आपके पहला विधि आयोग बनता है। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष बने थे आपके लॉर्ड मैकाले जो है वो उसके अध्यक्ष बने थे। ये बात हम पहले लिख चुके हैं, आपको याद होगा, आपके लॉर्ड मैकाले उसके अध्यक्ष बने थे। लेकिन दोस्तों वो मैंने कहा किसका था? वो दोस्तों आजादी से पहले वाला था, ब्रिटिश भारत था। ठीक है, पूछे आपसे आजाद भारत के, पूछूं आपसे कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके MC सीतलवाड़। कौन था? आपके MC सीतलवाड़ थे। अभी मैंने आपको ये बात लिखाई। ठीक है, लिखिए 22वें विधि आयोग लेना, आपके 22वें विधि आयोग नवीनतम। ठीक है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो आप लिख लीजिए, वो है आपके ऋतुराज अवस्थी। कौन? आपके ऋतुराज अवस्थी जो है वो 22 में विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऋतुराज अवस्थी 22 में विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको छापना है। ये डब्बा भी आपको ध्यान है, कंफ्यूजन नहीं रखना कहीं पर भी। सवाल क्या पूछ रहा है आपको उसका जवाब देना है। सवाल दोस्तों पूछे आपसे ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो होंगे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, सवाल पूछे आपसे आजाद भारत के पहले अध्यक्ष कौन? आपके वो थे सीतलवाड़। दोनों अलग अलग सवाल। ठीक है, सवाल पूछे आपसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? आपके ऋतुराज अवस्थी होने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। मैकाले पहले थे, मैंने लिख दिया ना आपको कि मैकाले कब पहले थे, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों एक सवाल परीक्षा में लगातार, आप कोई भी परीक्षा दीजिए, मतलब मैंने कहा एक सवाल लगातार पूछ रहा है, लाइट गई, मतलब सवाल पूछ रहा है। ठीक है, लिखिए नोट लिखना, नोट, बहुत जबरदस्त नोट है भाई साहब, है ना। लिखिए क्वेश्चन के रूप में ना, क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखना, महान्यायवादी को सदन की बैठक में, महान्यायवादी को सदन की बैठक में कौन से
विशेष अधिकार होते हैं? बहुत बार पूछता है भाई साहब, कौन से विशेष अधिकार होते हैं? सवाल पढ़ना आराम से, फिर जवाब देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 भाग लेने का, भाग लेने का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बोलने का। ऑप्शन नंबर 3 मतदान करने का। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। बताओ क्या आंसर होगा आपके अनुसार। मैंने पूछा आपसे महान्यायवादी को, सवाल आपके सामने, महान्यायवादी को सदन की बैठक में पूछे आपसे कौन से विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। सवाल आपके सामने। बताओ जल्दी। अच्छा लोड, अरे यार लोड लग गया क्या? अरे यार सॉरी सॉरी, ये हटाओ, लिखो झंडू बाम में काले। सॉरी, आई एम सॉरी, है ना, झंडू बाम में काले। बताओ आंसर। ओ मेरे है प्रीत जहां की रीत सदा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की याद दिलाता हूं। हाँ देखिए, ये सवाल आपको ध्यान रखना है। सवाल कभी से पूछे आपसे कि महान्यायवादी, पूछूं आपसे महान्यायवादी क्या बैठक में भाग ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है ना, ले सकता है, ठीक है। क्या महान्यायवादी बोल सकता है? सो बिल्कुल बोल सकता है, लेकिन दोस्तों वोटिंग में भाग नहीं लेगा। वोटिंग में भाग नहीं लेगा, ये आपको छापना है कि बोल सकता है, भाग ले सकता है, वोटिंग में भाग नहीं लेगा। वोटिंग में भाग नहीं लेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लिख लेना, मतदान में भाग नहीं लेगा, मतदान में भाग नहीं लेगा, ये भी आपको छापना है, ठीक है। मतदान में भाग नहीं लेगा, ठीक है। अब लिखिए आगे हेडिंग, अब लिखना, लिखिए जॉइंट सिटिंग, लिखिए संयुक्त बैठक। ये अलग से टॉपिक नहीं है, पर परीक्षा में आपसे बार बार पूछता है इसके बारे में। लिखिए जॉइंट सिटिंग, परीक्षा में बार बार आने वाला सवाल है। लिखिए जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, ठीक है। लगाइए हेडिंग जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। देखिए सबसे पहला पॉइंट कब होती है? पहला पॉइंट तो कब होती है। देखो दोस्तों, मैंने कहा आपसे कोई बिल आया, कोई रसगुल्ला बिल आया, ठीक है। मैंने कहा आपसे सो बिल जो है वो अधिनियम कब बनेगा? विधेयक जो है वो सो अधिनियम कब बनेगा छापना? जब दोस्तों वो लोकसभा से पास हो जाएगा, उसके बाद राज्यसभा से पास हो जाएगा सो, और राष्ट्रपति साहब जो साइन कर देंगे। 3 काम होंगे तब बिल अधिनियम बनने वाला है। लोकसभा से पास होगा, राष्ट्रपति से पास होगा, आपके राष्ट्रपति साइन करेंगे, तब आपके बिल जो है अधिनियम बनेगा। ये तीनों काम करेंगे तब बनेगा। अब सोचिए, कोई दोस्तों बिल आया, उसके ऊपर लोकसभा ने उसको पास कर दिया, वो पहुंच गया राज्यसभा में। राज्यसभा ने बोला कि हम तो पास करेंगे नहीं। अब सोचिए आप क्या होगा उस समय। मतलब दोस्तों कोई बिल आया और उस बिल के संबंध में सहमति बन ही नहीं पाई, इन दोनों के अंदर सहमति तो बन ही नहीं पाई, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या आएगी? जॉइंट सिटिंग आएगी। अगर ये चाहेंगे तो जॉइंट सिटिंग ऐसे में होने वाली, ठीक है। तो पहला पॉइंट कब होगी? पहला पॉइंट तो कब होगी? परीक्षा में खूब सवाल पूछता है इससे। ये 3 बार हुई है अभी तक, संविधान के इतिहास में 3 बार हुई है अभी तक। वो तीनों लिखाऊंगा मैं आपको, परीक्षा वाला खूब पूछता है। देखिए कब होगी, लिखना आपके, जब दोनों सदनों में किसी बिल को लेकर, किसी विधेयक को लेकर सहमति ना बने।
सहमति ना बने, तब ये आता है। जब दोनों सदनों के अंदर किसी बिल को लेकर के सहमति ना बने तो ये आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर लाएगा कौन, पूछोगे आप कि बुलाएगा कौन, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बुलाएगा कौन। लिखिएगा, आपके लिखना राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा इसको, प्रेसिडेंट बुलाएगा। मैंने आपसे पहले बोला कि बुलाएगा कौन, भारत के जो प्रेसिडेंट है आपके, प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो है वो इसको बुलाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत इसको बुलाएंगे, ये आपको छापना है। बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति बुलाएंगे। अब आप पूछोगे सर कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ लेना, पूछूं आपसे अनुच्छेद कौन सा सो, इसका अनुच्छेद है 108। पूछे आपसे इसका अनुच्छेद कौन सा है, इसका आर्टिकल है 108। पूछे आपसे इसका अनुच्छेद कौन सा है, इसका आर्टिकल है 108। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, बुलाया कौन, आपके प्रेसिडेंट बुलाएंगे। आर्टिकल कौन सा हो गया, 108 आर्टिकल हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इसका अध्यक्ष कौन होगा, बड़ा जबरदस्त सवाल है परीक्षा के लिए। लिख लीजिए, लिखिए जहर डब्बा। और इसमें से चलो मैं आपसे सवाल ही पूछ लेता हूं ना, सवाल पूछता हूं। पहले लिख लीजिए आप, इसका अध्यक्ष कौन होगा। लिखिएगा इसका अध्यक्ष कौन होगा, लिखना आपके लोकसभा का स्पीकर। अगर तो पूछूं आपसे इसका अध्यक्ष कौन होगा, आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो इसके अध्यक्ष होंगे। अगर दोस्तों किसी कारण से ये नहीं है, अगर दोस्तों किसी कारण से ये है ही नहीं, तो क्या होगा, तो दोस्तों आपके पहला अध्यक्ष तो ये होने वाला सो। अगर दोस्तों ये नहीं है तो आपके लोकसभा के जो डिप्टी जो स्पीकर हैं आपके, वो इसके अध्यक्ष होने वाले हैं। लोकसभा के जो डिप्टी आपके स्पीकर हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि स्पीकर इसका अध्यक्ष होगा। अगर दोस्तों ये है ही नहीं, तो मान लो सो विदेश गए हुए हैं, ज्वाइंट सिटिंग हो गई है, अब ये आ ही नहीं पा रहे, सो मान लो बीमार है, नहीं आ पा रहे, तो क्या दोस्तों, तो दोस्तों आपके जो डिप्टी स्पीकर होंगे लोकसभा के वो इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। अब दोस्तों मान लो ये दोनों ही नहीं है, मान लो दोनों ही नहीं है, परीक्षा वाला यही सवाल पूछता है आपसे। मान लो दोनों नहीं है, लोकसभा में कोई भी नहीं है आपके, स्पीकर भी नहीं है आपके, डिप्टी स्पीकर नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अब इसका अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है। अब इसका अध्यक्ष कौन होगा, दिमाग लगाना और बताना मुझे। मैंने पूछा आपसे, ना तो ये है ना ये है, अब इसका अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। ऑप्शन नंबर बी, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे। ऑप्शन नंबर सी, इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होंगे। नहीं, इसका अध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति होंगे, ये लिख लीजिए। और ऑप्शन नंबर डी, इसका अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होंगे। देखते हैं कौन सही आंसर देगा इसका, बड़ा मजा आएगा इस सवाल में। देखते हैं कौन देगा। स्पीकर क्या होता है, मैंने बताया लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर होता है। अब देखते हैं भाई कौन इसका आंसर देगा। देखते हैं क्या होगा। अरे आगे आगे देखिए होता है क्या होता। अरे 4 ही ऑप्शन है ना, अपनी मर्जी से मत बनाओ ऑप्शन, 4 ही ऑप्शन है ना। करते रहो, रिफ्रेश करो फटाक से जल्दी से। क्या आंसर होगा इसका। अधिकांश लोग जो हैं वो गए हैं ऑप्शन नंबर डी पर। अधिकांश लोग यहां पर है ना, मान लो 50% लोग यहां पर है। कुछ लोग प्रधानमंत्री के ऊपर भी हैं, हाँ कुछ लोग यहां पर भी है ना, कुछ लोग यहां पर भी, मान लो 20% यहां पर हैं, और भी कहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सबसे सीनियर होगा वही होगा, ठीक है। अरे डोपा लाल, एक बात बताओ तुम मेरे सल्फ्यूरिक अम्लों, मेरी बात सुनना।
आपने बोला राज्यसभा जो है उसका चेयरमैन जो है वो इसका अध्यक्ष होगा। अरे मेरे दोस्तों, अरे मेरे साथियों, मैंने आपको लिखाया था कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा, वही होगा ना। ये कौन होता है आपके? ये होता है उपराष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों ये तो संसद का मेंबर ही नहीं है यार। मैंने कहा था आपसे, लिखवाया था बकायदा कि उपराष्ट्रपति संसद का मेंबर है ही नहीं, तो वो इसमें भाग कैसे लेगा? इसमें संसद के मेंबर शामिल होंगे, लोकसभा राज्यसभा के एमपी शामिल होंगे। ये एमपी है ही नहीं, राष्ट्रपति एमपी नहीं है, राष्ट्रपति एमपी नहीं है, कैसे शामिल होगा इसके अंदर? ये एमपी नहीं है, ये वाला एमपी नहीं है, तो कौन होगा? अगर दोस्तों ये नहीं है तो कौन होगा? ये होगा। तो राज्यसभा का उपसभापति होगा इसका। यही सवाल पूछता है एग्जाम वाला, लिख लीजिए। लिखिए, अगर दोस्तों ये दोनों नहीं है तो छापना तीसरा नंबर किसका आएगा? राज्यसभा का जो उपसभापति होंगे उस समय वाइस चेयरमैन, वो इसके हेड होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। लिख लो क्योंकि, लिख लो क्योंकि राज्यसभा सभापति ब्रैकेट में लिखना उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संसद के राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अब दिल भेजो फटाक से मेरे लिए, दिल भेज दो फटाक से। अगर मजा आया हो आपको ये बात सुन के कि लोकसभा स्पीकर होगा, उसके बाद में डिप्टी स्पीकर होगा, और दोस्तों उसके बाद में कौन होगा? आपके जो राज्यसभा है उसके जो वाइस चेयरमैन है वो इसके अध्यक्ष होंगे। चेयरमैन साहब तो हो ही नहीं सकते, चेयरमैन साहब तो भाग ही नहीं ले पाएंगे इसके अंदर, क्योंकि दोस्तों वो मेंबर ही नहीं है इसके, वो मेंबर ही नहीं है, कैसे भाग लेगा? मेंबर ही नहीं है वो ना। तो ये बात आपको ध्यान में, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन इसका अध्यक्ष होगा। ये इसके अध्यक्ष होंगे, ये नहीं है तो ये इसका अध्यक्ष होगा, ये नहीं है तो ये फिर अध्यक्ष होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, लिखना लिखिए, मैंने कहा आपसे कोई बिल आया, मैंने कहा कोई बिल आया, उसके ऊपर सहमति नहीं बनी तो क्या आएगा? ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, ऐसा मैंने बोला, ठीक है। देखिए, मैंने बोला आपसे कोई बिल आया, उसके ऊपर सहमति नहीं बनी तो होगी क्या? तो होगी ज्वाइंट सिटिंग, ऐसा मैंने आपको बोला और आपने भी ऐसा ही सुना, ठीक है। कोई बिल आया, उसके ऊपर सहमति नहीं बनी तो होगी ज्वाइंट सिटिंग, ऐसा हमने आपसे बोला। अब दोस्तों दो बिल ऐसे हैं जिसके ऊपर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। महत्वपूर्ण सवाल हो गया ना। लिखिएगा, आपके दो बिल दोस्तों ऐसे हैं आपके जिसके ऊपर ज्वाइंट सिटिंग आपके, लिखिए धन विधेयक, लिखना धन विधेयक, मनी बिल, मनी बिल, मनी बिल और मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक, मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, का प्रावधान नहीं है। ध्यान रखना, मनी बिल के ऊपर और दोस्तों आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होगा उसके ऊपर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, मुद्दा ये आ गया कि सर इनके ऊपर क्यों नहीं होती है। देखिए, मैंने कहा आपसे जो ज्वाइंट सिटिंग होगी उसका हेड कौन होगा? स्पीकर उसका हेड होगा। मतलब दोस्तों उसमें चलने वाले, मतलब तो आपके, मैंने कहा स्पीकर उसका हेड है तो आपके किसकी चलेगी उसमें? लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा की चलेगी ना उसमें। उसका जो आपके हेड है वही उसका हेड, आपके चलने वाली किसकी? आपके इसकी चलने वाली है। लेकिन दोस्तों ऑलरेडी मनी बिल के अंदर केवल लोकसभा की ही चलती है। मनी बिल को राज्यसभा जो है वो केवल और केवल 14 डेज रोक सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। राज्यसभा मनी बिल को अस्वीकार बोल दे कि भाई मैं इसको नहीं मानता, कोई वैल्यू नहीं है। राज्यसभा बोले कि लोकसभा से कि तुम इसको ऊपर वापस विचार करो, कोई वैल्यू नहीं है। राज्यसभा बोले कि मैं 6 महीने पास नहीं करूंगा, कोई वैल्यू नहीं है। केवल दोस्तों मनी बिल को राज्यसभा केवल 14 डेज
इतने दिन ही रोक पाएगी। अगर दोस्तों इन दिनों के अंदर राज्यसभा ने बिल को पास नहीं किया तो वो बिल अपने आप पास मान लिया जाएगा। केवल 14 डेज हैं, तुम पास करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पास मान लिया जाएगा। तो यहां दोस्तों केवल लोकसभा की ही चल रही है, तो क्यों इसके ऊपर लेकर आए हम जॉइंट सिटिंग चलने वाले होते। यहां दोस्तों ये सब बड़ा गंभीर मुद्दा है संविधान। अगर तो सोचिए कि मैंने कहा आपसे कि इसके ऊपर संयुक्त बैठक हो जाएगी, सोचना कोई बिल आया दोस्तों ऐसा जिसके ऊपर संविधान में अमेंडमेंट करना है, सोचना कोई सो बिल आया आपके, और दोस्तों इस समय पावर में कोई पार्टी पावर में, और वो चाह रही है कि चेंज कर दूं मैं संविधान को, मैं आमूल चूल परिवर्तन कर दूं और मैं लिख दूं कि लोकसभा कार्यकाल जो है वो आज से मेरे मरने तक होगा। मान लो और इससे ऐसा प्रधानमंत्री आए जो लिख दे कि लोकसभा कार्यकाल जो है मेरे मरने तक कार्यकाल मेरा रहेगा, उससे पहले मैं नहीं हटूंगा, संविधान में लिखवा दे, और लोकसभा से वो पास करवा ही लेगा, उसका बहुमत दोस्तों वहां पर बात आएगी राज्यसभा के अंदर, वहां पास नहीं हुआ तो वो बोलेगा कोई बात नहीं होने दो, ज्वाइंट मीटिंग बुलाओ। और दोस्तों उसने ज्वाइंट मीटिंग में वो बिल पास करवा लिया, मैंने बोला इसकी चलने वाली है, वहां पर पास हो गया बिल, क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो संविधान ने बोला है कि इसके ऊपर दोनों की पावर बराबर रहेगी, लोकसभा राज्यसभा की, इसलिए दोस्तों इसके ऊपर ज्वाइंट मीटिंग नहीं आएगी, ये भी लिख कर दिया है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लिख लीजिए, लिखिएगा मेरे साथ में। तो कोई चीज क्यों हो रही है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कोई चीज क्यों हो रही है, लिखिए नोट, लिखना मनी बिल, धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 डेज तक रोक सकती है, अन्यथा बिल 14 डेज तक रोक सकती है। उसके बाद में बिल स्वतः ही अपने आप बिल स्वतः ही पास माना जाएगा, स्वतः ही पारित माना जाएगा। तो पहला पॉइंट तो क्लियर आपके, लोकसभा पावरफुल है, क्यों करें वहां पर ज्वाइंट सिटिंग, जहां दोस्तों खुद आपके लोकसभा पावरफुल है वहां जरूरत नहीं है ना, क्यों करें ज्वाइंट सिटिंग, जरूरत नहीं है ना आपके, नहीं माने छोड़ो ना, 14 डेज वेट करो, अपने आप बिल पास हो जाएगा, क्यों करना सिटिंग, आपके अपने आप पास है। तो ये भी आपको छापना है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा आपके, देखिए सेकंड पॉइंट, नोट का सेकंड पॉइंट लिखिए, नोट संविधान संशोधन विधेयक, अनुच्छेद कौन सा हो गया, अनुच्छेद नंबर 368 है ना, संविधान संशोधन विधेयक, लिखिए आर्टिकल नंबर, ब्रैकेट में आर्टिकल नंबर 368 पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति समान होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट आपको मैंने समझाने के लिए लिखे हैं ना, कि इस लाइन को मैंने समझाया है आपको, क्यों प्रावधान नहीं है वो समझाया मैंने आपको कि ये बातें इसलिए प्रावधान नहीं है। अब आप पूछोगे सर क्या कभी ऐसी बैठक हुई है, तो 3 बार हुई है, लिख लीजिए, लिखिए, लिखना नोट, अभी तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। अभी तक केवल 3 बार जो है संयुक्त बैठक हुई है, ये आपको ध्यान रखना। लिखिए पहली बैठक कब होती है आपके, फर्स्ट होती है 1961, लिखना फर्स्ट बैठक पूछूं आपसे 1961 फर्स्ट बैठक है आपके, जिसमें दहेज को रोकने के लिए बिल आया था, दहेज निषेध अधिनियम। फर्स्ट बैठक होती है आपके 1961 के अंदर। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, अगर दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग होगी तो लोकसभा की चलने वाली है
उस दल की चलने वाली है जिसका इस समय प्रधानमंत्री, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला 61 में होती है आपके, लिखिए सेकंड 1978, फर्स्ट होती है 61 में, सेकंड लिखिए 1978 बैंकिंग अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम, फर्स्ट लिखना 61, सेकंड लिखिए आपके 1978 आपके बैंकिंग, पूरा लिख लो, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम। 61 फर्स्ट होते, तीन हुई आपके 61, 78, थर्ड लिखिए 2002 आतंकवाद, पूछूं आपसे, दो के अंदर आतंकवाद निवारण अधिनियम। अब तक 3 बार हुई है, ठीक है, अब तक 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है, ये आपको छापना है। ये टॉपिक छोड़ देते हैं हम लोग, परीक्षा वाला पूछ लेता है ज्वाइंट सिटिंग कब होती है, कब नहीं होती है, कितनी बार हुई है, कब कब हुई है, ये सवाल आपसे पूछ लेगा। अरे कुछ तो पावर देनी थी ना यार। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये 14 डेज भी क्यों दिए, कुछ तो इज्जत रखनी पड़ेगी यार, ऐसा थोड़ी है। लिखो फटाक से। और एक ने टाइप कर दिया, गजब आदमी है, एक टाइप करने में लगा हुआ है, जो मैं लिखा रहा हूं वो टाइप कर रहा है दमादम दमादम। गजब हो यार। नीचे करो, लेटेस्ट कमेंट दिखाया करो ना। हाँ लिखो लिखो। अरे पास ही होंगी, कोई रुकने वाली नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाएंगे, जब प्रधानमंत्री को लगेगा कि ये बिल पास होना चाहिए था, पास नहीं हुआ तब बुलाएंगे, पास होगा। इसमें जो आ गया ना, इसमें जो आ गया वो पास ही होने वाला है, इसमें जो आ गया वो पास ही होगा, ठीक है, जो भी आ गया वो पास ही होना है, रुकने वाला नहीं है इसके अंदर। अब लिखिए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट, लगाइए हेडिंग, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, लिखिए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, कोर्ट लिखिए कोर्ट, न्यायालय लिखिए कोर्ट, न्यायालय। मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक साथ लिखवा रहा हूं ना, दोनों एक साथ यहीं पर नोट करा दूंगा आपको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। लिखिए हेडिंग लगाइएगा कोर्ट न्यायालय, कोर्ट न्यायालय। अब देखिए आप मेरे साथ में, कोर्ट न्यायालय, देखो कि बजट क्या है वो मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा ना, चिंता मत करो आप, मतलब आपके जो भी सवाल है ना उसके सारे जवाब दूंगा। एक पूछा सर राष्ट्रपति अगर शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, लिखा हुआ है आगे, जब वो एब्सेंट हो तो जो भी न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वरिष्ठ, वो दिलवा देंगे, कोई सो बड़ी बात थोड़ी है इसमें ना। देखिए कोर्ट न्यायालय, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, हमारे यहां पर देखिएगा, हमारे यहां पर आपके सबसे ऊपर कौन है, आपके सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसके नीचे है हाई कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे छापना, उसके नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, ठीक है। हमारे यहां पर ये सिस्टम है, हमारे यहां पर ये सिस्टम है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, जो आप जानते हो, हमारे यहां पर ये सिस्टम है। अब दोस्तों अगर सवाल पूछूं आपसे कि मैंने आपको लिखाया था कि हमारी न्यायपालिका फ्री होगी एकदम, ये हमने कहां से लिया, ये हमने लिया कहां से, अमेरिका। बाहर वाला गेट बंद करके आ एक बार, जा, बज रहा है वो दमादम बज रहा है, बंद कर उसको। पूछूं आपसे, हमारा जो न्यायालय है वो दोस्तों आपके फ्री होगा, ये कहां से लिया हमने लिया अमेरिका से, ये आपको मैंने लिखाया था, अमेरिका हमने वहां से लिया, ठीक है।
अब दोस्तों एक सवाल पूछ रहा हूं, आराम से सोच समझ करके आपको आंसर देना है, ठीक है, फिर मैं उसको लिखाऊंगा। लिखिए क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है? ऑप्शन नंबर 1 संघीय न्यायपालिका, फेडरल कोर्ट टाइप। ऑप्शन नंबर बी इकहरी न्यायपालिका। इकहरी न्यायपालिका या फिर एकल न्यायपालिका। इकहरी न्यायपालिका, ऑप्शन बी। बताओ, एक और बी, दो ऑप्शन आपके सामने है। मैंने आपसे सवाल मैंने पूछा आपसे, भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है? मैंने आपसे अभी कहा सो भारत के अंदर जुडिशरी जो है वो फ्री होगी। ये हमने कहां से? ये हमने यूएसए से लिया है, ऐसा मैंने आपसे बोला, ठीक है। अब दो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन जो क्या है? ऑप्शन ये है कि भारत के अंदर किस प्रकार की न्यायपालिका है। सवाल आपके सामने ही है, बताओ कौन बताएगा? छापो, एक बार छापो, रिफ्रेश करो फटाक से कि भारत के अंदर किस प्रकार की न्यायपालिका है, ये आपको बताना है। क्या संघीय न्यायपालिका है, या दोस्तों आपके इकहरी न्यायपालिका है, या इसको एकल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए ना, इसको एकल भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखो, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए आज के बाद में। सुनना, मैंने कहा दोस्तों आपसे, हमारे यहां पर न्यायपालिका फ्री होगी। न्यायपालिका दोस्तों आपके वो फ्री होगी, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा। हमने उसको फ्री करने की कोशिश की है। तो ये बात हमने कहां से लिए? यूएसए से लिए। ये बात आपको छापना है। लेकिन दोस्तों हमारी न्यायपालिका इकहरी है हमारे हिसाब के यहाँ पे इकहरी से एकल न्यायपालिका है। मतलब दोस्तों हमारे यहाँ पर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही होगा। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट होगा, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। ये हमारा क्रम है। सबसे ऊपर हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट होगा, उसके नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। ये सो हमारा क्रम है, ये आपको छापना है। इसे बोलते हैं इकहरी न्यायपालिका। इकहरी न्यायपालिका या एकल न्यायपालिका, कुछ भी बोल सकते हैं ना। इकहरी या एकल न्यायपालिका, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ पर, उसके नीचे हाई कोर्ट है हमारे यहाँ पर, उसके नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अगर दोस्तों आपका मान लो आपकी सुनवाई यहां पर नहीं हो पाती है, यहां निर्णय आया, आपको पसंद नहीं है, आप जाइए ऊपर। यहां पसंद नहीं है तो आप जाइए ऊपर। लेकिन दोस्तों यूएसए में ऐसा नहीं है। यहां दोस्तों पसंद नहीं आया तो फाइनल है मामला, उसके बाद आप यहां नहीं पहुंच सकते हैं। फेडरल कोर्ट आप नहीं जा पाओगे। यहां जो पहुंच गया, यहां जो निर्णय हो गया वो फाइनल है। वहां संघीय न्यायपालिका है, वहां पर इकहरी नहीं है। तो हमारे यहां पर इसमें नहीं हुआ आपको संतुष्टि, यहां जाओ, यहां नहीं हुआ यहां पर चले जाओ, इकहरी है, ऊपर बढ़ते जाओ। वहां ऐसा सिस्टम नहीं है। वहां हाई कोर्ट सबसे ऊपर पावर में है। हर राज्य का जो हाई कोर्ट है वो पावर में है। वहां पर उसने दे दिया डिसीजन, वही फाइनल हो गया। वहां पर फेडरल कोर्ट अलग काम के लिए बना रखी है। तो मैंने आपसे ये बोला कि हमारे यहां पर इकहरी न्यायपालिका, ये आपको अभी से ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे कि इसका काम क्या है? आपके पूछूं आपसे क्या काम है? विधायिका, कानून बनाना, कार्यपालिका, उसका इंप्लीमेंटेशन करना आपके, और लिखना आपके क्रियान्वयन हो रहा है, क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, हो रहा है या नहीं, पहला पॉइंट। और दोस्तों आपके जो कानून बनाया है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं, संविधान के अनुरूप है नहीं, इन दोनों की जांच जो है वो कौन करता है? वो करते हैं आपके न्यायपालिका। जो हमारी जुडिशरी है वो जांच करती है इन दोनों की, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछूं, जुडिशरी जो है उसका क्या काम है आपके? ये दोनों काम उसके होने वाले हैं। जो कानून बना है वो लागू हो रहा है नहीं हो रहा, आपके लोगों को न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो तय करती है। और वो कानून आपके संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, कहीं वो उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ये दोनों काम करना जो है किसका? आपके इसका काम, सबके इसका काम है, ठीक है। अब पूछूं आपसे, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले आपके सामने आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय लिखिएगा आपके, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट।
सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, पहला पॉइंट तो पूछूं आपसे, मैंने कहा आपसे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, इसका उल्लेख कहां से? इसका उल्लेख सामने, इसका उल्लेख जो है वो भाग 5 के अनुच्छेद नंबर 124 से 147 तक है। ये मैं आपको लिखा चुका हूं। भाग 5 का आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक है, इसका उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 5 का ये आर्टिकल हो गया है, ये आपको छापना है। ठीक है, लिखिएगा। पूछूं आपसे अनुच्छेद नंबर 124 लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना कैसी होगी? इसकी संरचना कैसी होगी? पहला पॉइंट तो इसमें कितने मेंबर होंगे, कितने न्यायाधीश होंगे इसके अंदर आपके। सेकंड पॉइंट, उनकी नियुक्ति कौन करेगा। थर्ड पॉइंट, वो शपथ कैसे लेंगे। फोर्थ पॉइंट, उनके वेतन भत्ते क्या होने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट, उनको पद से कैसे हटाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट छापना, उनकी योग्यताएं क्या होने वाली हैं। ये सारी बातें अनुच्छेद नंबर 124 के अंदर लिखी है, सारी बातें लिखी है ना। ये सारी बातें जो हैं, सर राज्यसभा के कोई इज्जत है या नहीं? इज्जत है, बहुत इज्जत। आपके मैं लिखाए थे 2 पावर उसके पास में, आर्टिकल नंबर 349, आर्टिकल नंबर 312 और आर्टिकल नंबर 249 लिखा है तो मैं आपके, वो 2 पावर उसके पास में। संविधान संशोधन विधेयक उसके पास में, धन विधेयक में पावर उसके पास में नहीं है। और जरूरी भी है, अभी आगे लिखाऊंगा आपको क्यों जरूरी है वो बताऊंगा। ठीक है, अभी लिखिए सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा आर्टिकल नंबर 124, आपको याद ना करना पड़े इसके लिए सारे काम एक साथ आपके। संरचना, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, कैसे नियुक्ति होगी उनका, अपॉइंटमेंट कैसे होगा आपके, शपथ कैसे लेंगे वो, वेतन भत्ते क्या होंगे उनके, पद से कैसे हटाया जाएगा उनको, आपके योग्यता क्या होंगे, ये सारी बातें एक ही आर्टिकल है आपके, आर्टिकल नंबर 124 में लिखी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 124 सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें जो हैं वो यहां पर लिखी हुई हैं। पद से कैसे हटाएंगे, शपथ कैसे लेंगे वो आपके, अपॉइंटमेंट कैसे होगा उनका, सैलरी क्या होंगी उनके आपके, या फिर क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है उनको, और संरचना क्या होने वाली, सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, अब पूछूं आपसे, देखिएगा, पूछे दोस्तों आपसे यहां पर देखिए, यहां पर देखो न्यायपालिका आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय आपके सामने। देखिए आर्टिकल नंबर 124 में इस बात का उल्लेख है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये दोस्तों कब की बात है? ये बात है जब संविधान हमारा लागू हुआ 1950। जब हमारा संविधान से लागू हुआ उसके बाद में, उसके 2 दिन बाद आपके 28 जनवरी को जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कार्य स्टार्ट किया था, उस समय लिखा हुआ था कि हमारे यहां पर एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 जो हैं वो अन्य न्यायाधीश होने वाले हैं। ये बात दोस्तों आरएस की परीक्षा के अंदर सवाल पूछा गया। ये सवाल आरएस के एग्जाम में पूछा गया आपसे कि सर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे? हाँ दिखाऊंगा, अभी चिंता मत करो, अभी आएंगी पावर जो है। 2-3 ऐसे केस जहां जा सकते हो ना, आप तो नहीं जा पाओगे सुप्रीम कोर्ट जो है, आप तो केवल आपके अगर मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता तो आप जा पाओगे ना, अभी बताऊंगा, चिंता ना करें। ठीक है, देखिए मैंने कहा आपसे, जब दोस्तों संविधान हमारा लागू हुआ था ना, उस समय की बात है आपके 26 जनवरी 1950 को। उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य स्टार्ट किया। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य स्टार्ट करती है। उस समय मैं पूछूं आपसे, एक मुख्य न्यायाधीश थे और जो 7 का थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे आपके और 7 आपके अन्य न्यायाधीश थे, आपको छाप लगे। पूछूं आपसे वर्तमान में ना, तो वर्तमान में 1+33 है। ठीक है, वर्तमान में 1+33 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो वर्तमान में 1+33 है, यहां लिखा हुआ है 28 जनवरी 1950। ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है। पूछूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन पूछे आपसे कब हुआ है? 28 जनवरी 1950। महत्वपूर्ण सवाल है, मैंने लिखा आपके 28 जनवरी
1950 पूछूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट का शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ करने वाले कौन थे? MC सीतलवाड़, भारत के पहले महान्यायवादी। लिखा है था ना आपको, भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट, पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन पूछे आपसे, जो आपके उद्घाटन किया छापना 28 जनवरी को होता है। पहला पॉइंट तो करने वाला कौन थे? MC सीतलवाड़ जी थे। ये भी आपको छापना, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के पहले, पूछे आपसे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे आपके हीरालाल जे कानिया, ठीक है। हीरालाल जे कानिया भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी आपको छापना है। तो भारत के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? आपके हीरालाल जे कानिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे आपसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। सो पूछूं आपसे वर्तमान में भारत के 50वें, वर्तमान भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन आपके? वो हैं DY चंद्रचूड़। पर इनकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। इनकी पूछूं आपसे फुल फॉर्म क्या आपके? वो है न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। क्या फुल फॉर्म आपके? लिखिए आपके। मैंने पूछा आपसे भारत के वर्तमान में 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, ये बात आपको छापनी, ठीक है। वर्तमान में 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। सवाल पूछूं आपसे कौन है आपके? DY चंद्रचूड़ है आपके। न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये नाम, सो आपके ये नाम नया नहीं है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में पूछे आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय में सर्वाधिक लंबा मुख्य न्यायाधीश के रूप में पूछे आपसे, मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल लिखना, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है वो किसका रहा है? दोस्तों इनके पिताजी का रहा है। जो आपको दिख रहे हैं ना, इनके पिताजी जो हैं वो दोस्तों भारत में वर्तमान में अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। ये भी आपको छापना है। सब पूछूं आपसे कौन है आपके लिए? वो है YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़ जी जो है आपके, ये रह चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक, पूछूं आपसे भारत में सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन आपके? वो हैं YV चंद्रचूड़। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी दोस्तों इनके जो बेटे जी हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। ये भी आपको छापना है, ठीक है। आगे देखिएगा, पूछे आपसे इनके वेतन और भत्ते। दोस्तों आप पूछूं आपसे, लिखिए आपके, लिखिए, इसको हटा दीजिए, अभी इसको हटा लीजिए यहां से। देखिए मैं पूछूं आपसे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, सवाल आपके सामने, उनके वेतन भत्ते कितने होने वाले हैं? लिखना आपके 2,80,000 रुपए उनका वेतन होने वाला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ये भी आपको कभी कभी पूछ लेता है, बाकी जरूरी नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। सवाल पूछा आपसे नियुक्ति कौन करेगा? सो याद करो, अपॉइंटमेंट मैंने आपको एक साथ लिखाए हुए हैं, परीक्षा में निश्चित आपको सवाल पूछेगा। याद करो, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट मैंने कहा आपसे कि प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेंगे, गवर्नर अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेंगे। लिखिए आगे, प्रधानमंत्री गवर्नर, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिखना आपके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश दोनों कौन आपके? दोनों प्रेसिडेंट करेंगे। बाकी यूपीएससी पूछूं आपसे, यूपीएससी का आपके अध्यक्ष और दोस्तों आपके मेंबर पूछूं आपसे कौन करेंगे? अपॉइंटमेंट यही करेंगे। बाकी लेकिन आपके बाकी दोस्तों आपके एजी का अपॉइंटमेंट यही करेंगे आपके, और सीएजी यही करेंगे। भारत के चुनाव आयोग में अपॉइंटमेंट छापना यही करने वाले हैं, भारत के वित्त आयोग के अपॉइंटमेंट यही करने वाले हैं। ये सारे मैं आपको लिखा चुका हूं, ये सारे पॉइंट मैंने लिखाए हैं आपको, ये सारे पॉइंट लिखाए हैं। तो पूछे आपसे कि सुप्रीम कोर्ट या दोस्तों हाई कोर्ट, आगे आएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट,
पूछा आपसे दोनों के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश कोई भी हो, ठीक है। पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश पूछे आपसे, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश, इसमें मुख्य न्यायाधीश भी आएगा, अन्य भी आएंगे, सब आएंगे, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आपके राष्ट्रपति करेगा। पूछूं आपसे इनकी एज, आपके कार्यकाल 65 वर्ष या 6, पूछे आपसे 65 वर्ष आपके इनका कार्यकाल हो गया, किसका? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका लिखना आपके 65 वर्ष हो गया है। पी.एन. भगवती, दोस्तों ये सब बड़े फेमस आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फेमस मुख्य न्यायाधीश हैं भारत में। PIL लिखना, जनहित याचिका पूछूं आपसे, इसके जनक कौन है छापना? वो है P.N. भगवती, ठीक है। भारत में PIL के जनक पूछे आपसे, वो है P.N. भगवती, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल देखिए, सारी क्लासें दिख रही होंगी, ऐसा संभव नहीं है नहीं दिख रही होंगी, दिख रही होंगी, है ना। चेक करिए, मिल जाएंगे ना आपको आराम से, ठीक है। मैंने पूछा अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करने वाला, ठीक है। अपॉइंटमेंट एक पूछ रहा है, सर इतने पैसे क्या करेंगे ये लोग? अरे दोस्तों, ये पैसा तो सैलरी है, बाकी रसगुल्ला इनके वेतन भत्ते, तो भत्ते इनके बहुत सारे हैं ना, इनके सुविधाएं बहुत सारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दोस्तों अपने आप में मतलब भगवान की तरह है, लॉर्ड की तरह है। अगर दोस्तों उनके ठन गई ना कि प्रधानमंत्री जी को बुलाना है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, एक समझ जाएगा, सब उपस्थित हो जाएंगे। मतलब इतनी समझ इनके पास होती है आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, बहुत पावर है, बहुत पावर भी है, बहुत समझ भी है इनके पास में ना। और संविधान ने बहुत पावर भी दी है इनको बोलते हैं संविधान का संरक्षक। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं हम संविधान का संरक्षक, संविधान का संरक्षक बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को, संविधान का संरक्षक बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। अब सुनना मेरा, मैंने कहा आपसे कोई भी न्यायाधीश हो उसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेंगे। अभी दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, कार्यकाल 65 वर्ष होगा, एज लिखी हुई है वहां पर। सेकेंड पॉइंट पूछूं आपसे, शुरुआत में 1+7 थे आपके, याद करो ये सारी बातें, फिर याद करो। मैंने कहा आपसे कि याद करो, वापस से देखिए एक बार। मैंने कहा आपसे सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में 1+7 थे, वर्तमान में 1+33 है, याद हो चुका है आपको। पूछूं आपसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन आपके? वो थे आपके हीरालाल जे कानिया जी, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में पूछूं आपसे, वर्तमान पूछा थे, वर्तमान में कौन छापना? तो वर्तमान में DY चंद्रचूड़ जी हैं। कौन से नंबर के? 50वें नंबर के। आगे देखिए आर्टिकल 124 आपको ध्यान रखना है, 1 to 4 आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपके अपॉइंटमेंट छापना राष्ट्रपति करने वाला है, कोई भी न्यायाधीश हो। पूछे आपसे सुप्रीम कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश हैं, इनका कार्यकाल लिखना, आपके कार्यकाल इनका 65 वर्ष होगा, ये मैंने लिखा दिया आपको। ये सारी बातें मैंने कहा आपसे। PIL जनहित याचिका पूछूं आपसे, इसके जनक कौन छापना? वो है P.N. भगवती, जनक हो गए इनके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब आपके सामने न्यायाधीश को कैसे हटाएंगे, आपसे पूछे कि जो न्यायाधीश हैं उसको कैसे हटाएंगे हम। और मैंने आपसे कहा था CAG आपके, मैंने कहा CAG में आपके कि अगर हमें CAG को हटाना है तो वही प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने करते हैं, ये मैंने आपको वहां लिखाया था, ठीक है। अब दोस्तों यहां देख लीजिए कि जो न्यायाधीश है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, लिख लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, दोनों के न्यायाधीश पूछूं आपसे, इनको हटाने की पावर जो है किसके पास में? वो है पार्लियामेंट के पास। किसके पास है? पार्लियामेंट। और दोस्तों इनके अपॉइंटमेंट की पावर राष्ट्रपति के पास में। मैंने कहा था ना आपसे, फ्री न्यायपालिका है, अपॉइंटमेंट करेगा राष्ट्रपति, हटाएगा कौन? पार्लियामेंट। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति, हटाएगा कौन? आपके पार्लियामेंट हटाएगा।
कैसे हटाएगा? इसमें दो आधार, इसके कितने आधार हैं? दो आधार है। एक तो आधार है मिसबिहेवियर, एक आधार है आपके मिसबिहेवियर, कदाचार, कदाचार, मिसबिहेवियर, ठीक है। सेकेंड आधार है इसका इनकैपेसिटी, अक्षमता। राष्ट्रपति को हटाना है, याद करो, उसके लिए केवल एक आधार था, संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण केवल एक ही आधार है। हर चीज को तुलना करनी पड़ेगी आपको, यहां पर यह है तो वहां पर क्या हुआ, तुलना कीजिए। राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल एक आधार था, वो था संविधान का अतिक्रमण, मैंने लिखाया था आपको। यहां दोस्तों दो आधार हटाने के आपके, वो कौन कौन से? मिसबिहेवियर और आपके इनकैपेसिटी, मतलब आपके कदाचार और अक्षमता जो है, ये दो इसके आधार रहने वाले। इन दो आधार पर जो है हम जो है न्यायाधीश को हटा सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर दोस्तों हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के अंदर आता है तो 100 मेंबर जो है कम से कम चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए 100, और अगर 100 राज्यसभा में आता है तो 50 मेंबर चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे, अगर प्रस्ताव हटाने का लोकसभा में आया तो 100 मेंबर चाहिए, राज्यसभा में आया तो 50 मेंबर चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। दो आधार होंगे, आधार आपके सामने लिखे हुए हैं, दो आधार होंगे। पूछूं आपसे, हटाने के लिए जो प्रस्ताव आएगा, उसके हटाने से प्रस्ताव जो आएगा, मैंने कहा उसके लिए अगर लोकसभा में आया 100 मेंबर चाहिए और राज्यसभा के अंदर 50 मेंबर चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए कैसे हटाएंगे, बहुमत कितना चाहिए। सवाल दोस्तों ये है कि जो बहुमत होगा वो कितना चाहिए ना। पूछूं आपसे, बहुमत जो है लिखना, पूछे आपसे बहुमत जो है वो कितना चाहिए ना, लिखिए बहुमत। सो मान लो लोकसभा के अंदर जो है प्रस्ताव आ गया, ठीक है। मान लो लोकसभा में प्रस्ताव आ चुका है कि हमें हटाना है, मान लो प्रस्ताव आ चुका है कि हमें हटाना है, ठीक है। प्रस्ताव आ चुका है कि हमें हटाना है, 100 मेंबर जो है उन्होंने साइन कर दिए कि हटाना है। अब दोस्तों प्रस्ताव लोकसभा के अंदर आपके यहां होगी वोटिंग कि यस या नो, हटाना है या नहीं हटाना। अगर दोस्तों कुल सदस्य लेना, आपके कुल सदस्य का 50% +1, ठीक ना। पहला पॉइंट है कुल मेंबर का 50% +1 होगा आपके, ये पहला पॉइंट है, इतना तो होना ही चाहिए। और दोस्तों अगर दोस्तों ये हो गया तो उसके बाद छापना सो, उसके बाद में उपस्थित और मतदान का 2/3, इतना बहुमत चाहिए हटाने के लिए। छोटा बहुमत नहीं है, बड़ा बहुमत है ना। मैंने कहा कुल मेंबर का 50% +1 होना चाहिए आपके, सेकंड उपस्थित और मतदान का 2/3 होना चाहिए। अब आप पूछोगे सर 2 क्यों लिखे, 1 क्यों नहीं लिखा? तो एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल लिखता हूं सामने। मान लीजिए ये कंडीशन होने वाली है, मान लो ऐसा, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है, मान लो ऐसा कंडीशन होने वाली, ठीक है। सुनना मेरी बात को। मान लो दोस्तों आपके लोकसभा के अंदर जो वोटिंग हुई, मैंने कहा आपसे उसमें उस दिन दोस्तों आपके मान लेते हैं आपके भाग लेने के लिए 500 लोग आए, ठीक है, 500 एमपी जो है वो आए थे, ठीक है। अब प्रस्ताव आ चुका है हटाना है, 500 एमपी आ चुके हैं, ठीक है, प्रस्ताव आ गया हटाना, आपके 500 एमपी भी आ गए, ठीक है। अब देखना, मैंने कहा आपसे 500 एमपी आए, इसमें तो दोस्तों आपके 400 जो एमपी हैं, इन्होंने 400 एमपी ने क्या किया, आपके 400 एमपी ने वोटिंग में भाग लिया है। और दोस्तों अब देखना कितना बहुमत चाहिएगा, ठीक है। देखिए मैंने कहा आपसे कुल का 50% +1 चाहिए, पहला पॉइंट। तो कुल कितना है 500 का मतलब आपके 251 चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो मिनिमम चाहिए, मिनिमम इतना चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों काउंट होगा ये वाला, ठीक है। यहां दोस्तों आपके मैंने कहा जो वोटिंग में जो भाग लेंगे उनका वोटिंग का 2/3 चाहिए, कितने 400 एमपी ने, 400 एमपी ने भाग लिया आपके, इसका 2/3 मान लो 3 एकम 3 हो गया, और आपके 3 तिया 9, 3 तिया 9, मान लो इतना आ गया, 6 और 1,
इतना हो गया, ठीक है। ये तो हो गई सामान्य कंडीशन। मतलब दोस्तों अगर न्यायाधीश को हटाना है, इन दोनों में जो अधिक होगा उतना चाहिएगा, वो है आपकी ये। अगर दोस्तों न्यायाधीश को हटाना है तो इन दोनों में जो अधिक होगा वो चाहिए, और वो है ये। अब सुनना, खतरनाक खेल बता रहा हूं आपको, ये क्यों लिखवाया गया अब आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। अब देखना, अब दोस्तों लोकसभा में प्रस्ताव आ चुका है, ठीक है, प्रस्ताव आ चुका हटने का। और मान लो दोस्तों उस दिन मान लो 400 जो एमपी आपसे, सॉरी, कुल का 50%, कुल दोस्तों 545 है ना, कुल 543 है ना, कुल 543 है ना लोकसभा के अंदर। इसमें कुल कितने 543 होंगे ना, तो 543 का 50%, इसका 50% कितना होगा, मान लो 543 में 2 का भाग दे दिया आपके, 2 दूनी 4, 14, 1, मान लो 272 है ना, 272 चाहिए आपके, इतना चाहिए। यही समझ में आ गया, ठीक है, यही क्लियर हो गई बात, ठीक है। देखना, मैंने कहा आपसे 500 एमपी जो है उस दिन भाग लेने के लिए आए थे, ठीक है, 500 एमपी उस दिन आए थे, कहां पर, लोकसभा के अंदर। 400 एमपी ने वोटिंग में भाग लिया है, अब समझना, ठीक है, 400 एमपी ने वोटिंग में भाग लिया, ठीक है, 500 एमपी आए थे। मैंने कहा दूसरा बहुमत, बहुमत चाहिए कितना आपके, बहुमत चाहिए कुल का 50% बहुमत चाहिए, जो कुल मेंबर है उसका 50% प्लस 1 जो है, इतना बहुमत चाहिए हमें, इतना बहुमत चाहिए। तो कुल मेंबर कितने, कुल मेंबर हो गए आपके 543, कुल मेंबर हो गए यहां पर, इसका 50% प्लस 1 जो है, मतलब 272 मेंबर चाहिए, इतने तो चाहिए मिनिमम। लेकिन दोस्तों मैंने कहा इसमें से 400 एमपी ने भाग लिया है, और वोटिंग का 2/3 जो है कितना आपके 266 हुआ है। तो यहां दोस्तों इतने मेंबर चाहिए मिनिमम, इतने ही हैं, इतने चाहिए, इतने ही हैं, इतने चाहिए, इतने ही है, मामला खराब होएगा नहीं। ये तो पहली कंडीशन है, इससे अधिक होगा तब काम चलेगा, अगर दोस्तों इससे कम हुआ तो काम ही नहीं चलेगा। ये पहली कंडीशन है, इतने तो चाहिए ही चाहिए, अगर इससे कम हुआ तो ही काम चल पाएगा। आगे देख लीजिए, मान लो दोस्तों आपके, मान लीजिए 500 एमपी उस दिन भाग लेंगे, 500 एमपी आते हैं उस दिन, ठीक है। मैंने कहा आपसे कुल का वो वाला कितना हो गया, 272 हो गया, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों आपसे 500 एमपी भाग लेने आते हैं, और दोस्तों 500 की 500 वोटिंग करते हैं ना, 500 की 500 जो है वोटिंग करते हैं आपके, और 500 का 2/30 कितना होगा आपके, 500 का 2/3 आपके, 3 एकम 3 हो गया, और आपके 3 8 24, सॉरी 3 6 18 हो गया है, और 3 6 18 हो गया, 18 इतना हो गया मान लीजिए ना, 2 6 12 हो गया, 2 6 12 13 हो गया है, तो 1 कम 2 3 हो गया है। अब देखिए यहां इतने चाहिए, इतनों ने सपोर्ट कर दिया तो पास हो जाएगा, इतने चाहिए थे सपोर्ट कर दिया तो ना पास हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पिछले वाले में क्या है, पिछले वाले में ये वाला नंबर इससे कम है तो पास नहीं होगा, इसलिए लिखा है यहां पर कि कुल का 50% प्लस 1 चाहिए, मिनिमम है, इतना तो चाहिए, इससे कम में काम ही नहीं चलेगा, ये तो चाहिएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हमने लिखा है कि कहां दोस्तों कि कुल मेंबर का 50% प्लस चाहिए, लिखना ये न्यूनतम है, न्यूनतम यह तो चाहिए, न्यूनतम यह तो चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो कुल मेंबर का 50% प्लस 1, और दोस्तों अगर ये पास हो गया, ये पास हो गया, तो उपस्थित और मतदान का 2/3 चाहिएगा। ये सो बहुमत आपके, अगर दोस्तों आप चाहते हो कि किसी न्यायाधीश को आप हटाओगे तो ये वाला काम चाहिएगा, थोड़ा टफ काम है, फिर भी आपकी खोपड़ी में सेट होगा, ये तो कम से कम चाहिए। अगर दोस्तों इससे कम होगा ये वाला तो काम ही नहीं चलेगा, ये तो कम से कम आपको चाहिएगा। देखिए यहां लिखा हुआ है, यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, आवश्यक है, आवश्यक लिखा हुआ है, आवश्यक है ना, लिखा हुआ है आवश्यक है, कंपलसरी है, ठीक है, इतना चाहिए। प्रस्ताव पर मतदान के समय उपस्थित मेंबर्स और मतदान में भाग लेने वाले मेंबर्स का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे आपको, फिर सुन लीजिए एक बार।
मैंने कहा आपसे दो बहुमत चाहिए यहां पर, एक तो है कुल का 50% +1 चाहिए आपके, एक तो ये बहुमत है। सेकंड दोस्तों आपके सेकंड क्या है, सेकंड आपके अगर दोस्तों ये फुलफिल हो गया है तो आपके उपस्थित और मतदान का 2/3 होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। पहला वाला फुलफिल होना जरूरी है तभी दूसरा वाला काम चलेगा। पहले वाला फुलफिल होगा, प्री पास होगा तभी मेंस होगा, ठीक है। पहले वाला प्री है, ये पास होना जरूरी है, ये सब प्री है, क्वालिफाइंग, हाँ ऐसे समझ लो, ये सब प्री है, ये क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग है, ये मेंस है। अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो ये काम ही नहीं चलेगा, ये क्वालिफाई करना जरूरी है, क्वालिफाई है, ये मेंस है, इससे नंबर जुड़ने वाले हैं, इससे हटने वाला है, पर ये जरूरी है, ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपने समझ में आ गए कि आपको ये क्वालिफाई होगा, ये मेंस होगा, इससे हटने वाला है वहां का न्यायाधीश, ये क्वालिफाई करना जरूरी है, पहले ये होगा फिर ये होगा, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश आपको कैसे हटेगा वो मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। अब देखना, पूछे सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियां कौन कौन सी हैं आपके। पहला है प्रारंभिक, देखिए अगर दोस्तों अगर केंद्र राज्य या राज्य के मध्य विवाद होता है, राज्य के मध्य विवाद होता है, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद होता है, तो इसका निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। एक बच्चा पूछा था, इसका निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। चेंज कमेंट आगे करो ना, फटाक से जल्दी करो, आगे करो कमेंट आगे फटाक से, जल्दी से, जल्दी छुट्टी नहीं होगी ना। अरे थोड़ी देर रुक जाओ यार, थोड़ी देर रुक जाओ, हर चीज समझनी भी होती है, आपको टाइम भी नहीं देते फिर आप यार, प्लीज थोड़ी देर हो ना, केवल 10 मिनट और, ठीक है। जन्माष्टमी आज थप्पड़ मारूंगा, कल है जन्माष्टमी, है ना। अगर केंद्र राज्य या राज्य के मध्य विवाद होता है, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद होता है, तो इसका निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट करने वाला है, कोई और नहीं करेगा, केवल सुप्रीम कोर्ट ही करेगा इसका निपटारा। ये आपको ध्यान रखना है, केवल सुप्रीम कोर्ट निपटारा करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि अगर केंद्र राज्य विवाद होता है, सोचें दोस्तों, आप सोचिएगा कि राजस्थान वर्सेज पंजाब में कोई विवाद हो गया पानी को लेकर। अब दोस्तों राजस्थान का हाई कोर्ट बोलेगा राजस्थान के पक्ष में जाएगा, पंजाब वाला पंजाब यहां लिख दिया है, दो राज्यों के बीच विवाद होता है, आपके दो राज्यों के बीच विवाद, या दोस्तों आपके दो राज्य या फिर केंद्र राज्य के विवाद होता है, तो निपटारा कौन सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। पहला पॉइंट तो हो गया, दो राज्यों में विवाद होता है आपके, या केंद्र राज्य विवाद होता है, तो निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा आपके। और उपराष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव विवाद हुआ तो निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, दोनों पावर इसके पास में, ठीक है। आगे देखिए, पूछूं आपसे परामर्श, आर्टिकल नंबर 143 याद करो, आर्टिकल नंबर 143, राष्ट्रपति सलाह लेगा किससे, अगर वो चाहे तो सलाह लेगा किससे, सुप्रीम कोर्ट सलाह लेगा। ये मैं बोल चुका हूं आपको, राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे ना दे उसकी मर्जी है, राष्ट्रपति सलाह माने ना माने उसकी मर्जी है। आर्टिकल नंबर 143 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए आगे, अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल नंबर 129, सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देगा, सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देगा आपके, वो सभी कोर्ट पर मान्य होगा, बाध्य होगा, वो बाध्य होगा, उसको मानना ही पड़ेगा, बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम से पूछूं आपसे, सर आप बहुत पढ़ाते हो ना, इतनी कैपेसिटी कहां से लाते हो आप, कोई बात नहीं है ना, थोड़ा सा 5 मिनट और रुक जाओ फिर छोड़ दूंगा ना। मैंने कहा आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अगर ये कह दिया कि कोई उसने डिसीजन दिया,
तो हाई कोर्ट को और आपके अन्य कोर्ट को वो मानना ही पड़ेगा, बाध्यकारी है। ये बात आर्टिकल नंबर 129 में लिखी है आपके, देखिए आपके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट। इसका दोस्तों हर निर्णय जो है वो रिकॉर्ड रहेगा, इसका हर निर्णय जो है सो रिकॉर्ड रहने वाला है। ये भी आपको छापना, ठीक है, आर्टिकल नंबर 129 में, ठीक है। मौलिक अधिकार सो याद करो, आर्टिकल नंबर 32 मैंने बोला था, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको गारंटी देगा सुप्रीम कोर्ट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये भी आपको छापना है। आर्टिकल नंबर 32 की पावर है, 4 पावर लिखाई मैंने आपको। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पूछूं आपसे, केंद्र राज्य डिस्प्यूट हुआ, राज्य हुआ डिस्प्यूट, आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डिस्प्यूट हो गया, आपके सब काम सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। आपके सेकंड परामर्श आर्टिकल नंबर 1/4, ठीक है। अभिलेख न्यायालय आर्टिकल नंबर 129, ठीक है। मौलिक अधिकार रक्षक पूछूं आपसे आर्टिकल नंबर 32, ये आप चारों के चारों जानते हो, ये मैं पहले से लिखा चुका हूं आपको, फिर भी हम एक बार टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहां पर हमें लिखना चाहिए, ठीक है। फिर सुन लीजिए एक बार, अरे बस 5 मिनट और रुक जाओ, ठीक, केवल 5 मिनट है ना, ठीक है। मैंने कहा आपसे केंद्र राज्य के बीच विवाद होता है तो निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। मैंने कहा आपसे राज्य के बीच विवाद होता है सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा। थर्ड पॉइंट, उपराष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव आर्टिकल नंबर 71 याद करो, आपके निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं, ये अधिकार केवल इसी के पास में, कोई और नहीं करेगा, केवल यही करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने कहा आपसे, सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति को, अगर वो मांगे तो आर्टिकल नंबर 143 में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये बात आपके आर्टिकल नंबर 129 में लिखी हुई है। मैंने कहा आपसे सुप्रीम कोर्ट अगर आपके फंडामेंटल राइट जो है उसका उल्लंघन होता है, सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा, उसका गारंटी देता है आपको। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, 5 रिट जारी करता है वो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो और आपके उत्प्रेषण और आपके प्रतिषेध 5 जारी करता है और आपके फंडामेंटल राइट वापस दिलवाएगा। ये काम जो है सुप्रीम कोर्ट का होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चारों पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में, ठीक है। अब देखिए, पूछूं आपसे सबसे लंबा कार्यकाल छापना, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ YV, मैंने लिखा है ना आपको YV चंद्रचूड़। अभी दोस्तों अभी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनके पिताजी अभी जो हैं वो बेटे जी हैं, उनके पिताजी जो हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो चुके। आपके सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है उन्हीं का था, ये भी आपको छापना है। 1978 से 1985, 78 से 85 के बीच में कार्यकाल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ YV चंद्रचूड़ आपके सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है इन्हीं का रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, पूछे आपसे कमल नारायण सिंह, देखिए आपके कमल नारायण सिंह भारत के मुख्य न्यायाधीश, आपके सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का, आपके मात्र 25 नवंबर से 25, 26, 27, 28, 29, 30 और नवंबर कौन सा महीना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 दिन का, ठीक है। तो 30 दिन का है ना, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 दिन लिखिए। आपके 17 डे जो है ये रहे थे आपके हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे थे, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है कमल नारायण सिंह। भारत के सबसे छोटा कार्यकाल जो है इन्हीं का रहा है। छोटा वाला इनका रहा है, बड़ा वाला किसका रहा है? आपके यशवंत जी का रहा है। देखो, मेरा कोशिश तो यह है कि आपका कोई फैक्ट छूट ना जाए, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सारे लिखा दूं आपको ना। देखिए, अगर दोस्तों आप चाहें ना तो मैं सुप्रीम कोर्ट को उड़ा दूं। क्या पढ़ाना सुप्रीम कोर्ट में? सारी बातें तो आप जानती हो, सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में क्या पढ़ाना, पर ये सारे पॉइंट एग्जाम में आपसे खूब पूछता है। आप मौलिक अधिकार खूब पढ़ते हो, परीक्षा में मौलिक अधिकार आजकल नहीं पूछते वो लोग, उनको पता है आप खूब पढ़ के आओगे। आप जो है मौलिक अधिकार खूब पढ़ते हो, परीक्षा वाला डीपीएसपी पूछता है आपसे डीपीएसपी के बारे में, उसको पता है आप नहीं पढ़ते हो। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, जो आपको लिखा रहा हूं ना, वो हर पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। और मेरे पास में टाइम बहुत कम है, कंटेंट बहुत सारा है आपके लिए। मैं चाह रहा हूं कि हर मिनट का उपयोग हो पाए इस क्लास के अंदर। आपको कभी ऐसा फील ना हो कि यार मैंने
केवल 200 रुपये दिए हैं तो कुछ पढ़ा दो कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा ना। जो पढ़ाऊंगा आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपको कभी भी कोई भी सवाल, अब दोस्तों सवाल सारे यहीं से आएंगे, गारंटी नहीं है इस बात की ना, पर कोई सवाल नया नहीं मिलेगा आपको, ये गारंटी मेरी। अब कितना आप कर पाओगे ये तय कर लेना आप, ठीक है। और ये बैच मेरे लिए ड्रीम बैच है ना, ड्रीम बैच बोलते हैं जिसको, वो बैच है मेरे लिए। मतलब मैं अगले 5 साल इस बैच के नाम पर जीने वाला हूं कि ब्रह्मास्त्र बैच का स्टूडेंट जो है वहां पर लग गया, वहां पर लग गया। ये होगा देखना अगले 5 साल तक। तो ये वो बैच है ना, आप तो ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा है आपको, बहुत सारी बातें लिखाई हैं। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 1 to 4 में लिखा हुआ है, इसके बारे में सारी बातें जो हैं। 1+7 था कब दोस्तों, आपके 28 जनवरी 1950 को 1+7 था। अभी वर्तमान में 1+33 हो चुका है। भारत के पहले मुख्य, पूछूं आपसे, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके, वो थे आपके हीरालाल जे कांडे थे आपके। पूछूं आपसे वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन आपके, वो हैं DY चंद्रचूड़ जी आपके 50वें नंबर के। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि शुरुआत किसने की, आपके MC सीतलवाड़ जी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपके पूछूं आपसे, ये सारी बातें हो गई हमारे सामने। देखिए आपके पूछे वेतन भत्ते, मुख्य न्यायाधीश जो है उनको आपके 2,80,000 रुपए मिल रहे हैं, ये भी आपको ध्यान है। पूछो नियुक्ति कौन करता है, आपके अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, हटाने की पावर पार्लियामेंट के पास में। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति, पावर हटाने वाली पार्लियामेंट के पास में, ये आप जानते हो, ठीक है। देखिए पूछूं आपसे सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है, ये आप जानते हो, ठीक है। आगे देखिए पूछे आपसे अगला पॉइंट, पूछूं आपसे देखना आपके कैसे हटाना है इसको, 2 आधार हटाने के, वो कौन सा आपके 2 आधार, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, 2 इसके आधार रहने वाले, ठीक है। आगे देखिए पूछे आपसे हटाना है दोस्तों आपके, मैंने कहा 2 बहुमत चाहिए आपके। पहला प्री है, क्वालिफाइंग है आपके, कुल मेंबर का स्पष्ट बहुमत आपके चाहिए, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। फिर दोस्तों मेंस का एग्जाम है आपके, ये अगर होता है तो फिर आगे काम होने वाला है, ठीक है। देखिए वो है आपके प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चाहिए, ये दोस्तों आपके क्या है, ये आपके मेंस का एग्जाम है, इसके नंबर जुड़ने वाले हैं। अगर ये हो गया तो जो आपके न्यायाधीश साहब है उनको हटना पड़ेगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, वो हट जाएंगे आपके। और इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के 100 मेंबर चाहिए और राज्यसभा के 50 मेंबर चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके, नेक्स्ट पॉइंट 2 बहुमत है, यहां पर मैंने समझा दिया 2 बहुमत कैसे होने वाले हैं। पूछे आपसे शक्तियां, मैंने कहा केंद्र राज्य संबंध, स्टेट के बीच विवाद होता है आपके, डिस्प्यूट होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डिस्प्यूट होता है आपके छापना चुनाव में, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा केवल और केवल। बाकी आर्टिकल नंबर 143 सुप्रीम कोर्ट आपके, आर्टिकल नंबर 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपके, आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के पास में, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल पूछे आपसे YV चंद्रचूड़ जी का है, ये आपको छापना है। और सबसे कम पूछूं आपसे वो है कमल नारायण सिंह का, ये भी आपको ध्यान है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की आपके सामने मैंने लिखा दी, ठीक है ना। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की आपके सामने हो चुकी हैं। एक बार फटाक से क्या करो, एक बार फटाक से आप जो है वो हर्ट भेज दो फटाक से, फिर आगे काम करूंगा ना। कल मैं आपको जो हाई कोर्ट है, जो हमारे राज्य न्यायपालिका, कल पढ़ा देंगे आपको, सॉरी राज्य जो आपके विधायिका है ना, अगर आपको केंद्र याद हो गया है, अगर आपको केंद्र याद हो गया है तो राज्य तो लप्पू सा है ना। अगर केंद्र आपको याद हो गया तो राज्य तो लप्पू सा है, एकदम याद हो जाएगा। राज्य में कुछ नहीं है, केंद्र में ही सब कुछ था। राज्य केवल एक दिन का है, केंद्र अगर आपको याद है तो राज्य आपको याद होने वाला है। एक सूचना आपके लिए यह है, देख लीजिए, कल एक तो बड़ा महत्वपूर्ण क्लास और होगी आपकी सुबह 10 बजे, 6 बजे तो क्लास होने वाली है आपकी करंट अफेयर्स वाली, वो तो लेना ही लेना है। बाकी दोस्तों 10 बजे आपके लिए क्लास है कि भारत या इंडिया। कल 10 बजे आपके बीच लाइव रहूंगा, कुछ सबूत भी हैं, कुछ फैक्ट भी हैं। हमारी संविधान सभा में कौन सी बहस हुई थी, भारत कैसे आ गया, इंडिया डेट इज भारत है या भारत डेट इज इंडिया है, क्या होने वाला है, ये क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या है विवाद और संविधान में क्या है उल्लेख, इसके बारे में बातचीत जो है कल सुबह 10 बजे होने वाली है। और आपको तो ये पूरी क्लास लेनी ही है, क्योंकि आपका पॉलिटी चल रहा है, आपको ये वाला सेशन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों आपको एक पेज पर नोट करना है, उस पेज को
भाग जो एक मैंने लिखाया था ना आपको, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, वहां उसको चिपका देना है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल बनने वाला है आपके लिए। कल सुबह 10 बजे ये क्लास आपकी यूट्यूब पर होने वाली, ठीक है, यूट्यूब पर ये क्लास आपकी होने वाली है कल सुबह 10 बजे। तैयार रहना इसके लिए। भारत या इंडिया, क्या प्रावधान है, क्या विवाद है इसका, और संविधान में क्या इसका उल्लेख है, वो कल सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। तैयार रहना इसके लिए। संपूर्ण जानकारी, जो जरूरी जानकारी है वो लेकर आ रहा हूं। बाकी दोस्तों वो नहीं, जो डिबेट चल रही है ना आजकल, हाँ उसने वो ट्वीट किया, क्या करना उसका, किसी ने क्या किया, हमें ये देखना संविधान में क्या उल्लेख है इसका। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दिया है पहले इसके बारे में? क्या हो सकता है, बिल आया तो क्या हो सकता है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, इन सब पर बात हमें करनी होगी। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम प्रवक्ता थोड़ी किसी कोचिंग के या फिर आपके किसी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी हैं हम, कि उसने कह दिया तो हम भी यही करेंगे, ऐसा नहीं है। हम देखेंगे कि भाई क्या हो सकता है, क्या ये ठीक है या गलत है, वो सारी बातें हम कल करने पड़ रहे हैं। अपने अनुसार क्या होना चाहिए, संविधान में क्या लिखा हुआ है, फैक्ट क्या बोलते हैं, वो कल बात करेंगे। तो कल सुबह 10 बजे आपकी अलग से क्लास रहेगी। ये वाली क्लास मैं यूट्यूब पर इसलिए लगवा रहा हूं जिससे आप इसको देख पाओगे वहां पर। कल आपको 10 बजे ब्रह्मास्त्र, सबको आना ही है वहां पर 10 बजे कल क्लास होने वाली है। उसका एक नोटिफिकेशन आपको डलवा दूंगा मैं ऐप के अंदर भी, जिससे आपको मिल जाएगा। बाकी कल सुबह 10 बजे, 6 बजे तो क्लास आपकी होगी, 10 बजे क्लास आपकी अलग से होने वाली है। इसके लिए तैयार आपको रहना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कल भी क्लास होगी, छुट्टी नहीं है। कमेंट रिफ्रेश कर दो यार, एक आध तो कर दो रिफ्रेश, मतलब मैं बोलूंगा तभी रिफ्रेश करोगे, तो फिर तो काम चल गया भाई। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पहले किस सदन में आएगा? कोई सा भी सदन हो ना, राज्यसभा, लोकसभा, कोई भी हो, कोई भी ला सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पहला राज्यसभा होगा। राष्ट्रपति हो, न्यायाधीश हो, कहीं भी लाओ, ठीक है, कहीं भी लाओ ना। आपका मैथ कमजोर है। अरे बेटा मेरा मैथ बहुत खतरनाक है, तुझे पता नहीं, बताऊंगा तुझे कभी, है ना। मेरा मैथ बहुत खतरनाक है। जन्माष्टमी छुट्टी नहीं है, नहीं है छुट्टी, छुट्टी करते रहो जिंदगी भर, छुट्टी कोई छुट्टी नहीं है। भगवान बांके बिहारी ने बोला खूब पढ़ाना है इनको ना, खूब पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। चलो जय हिंद, ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। कल मुलाकात होगी आपसे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स में, और 10 बजे शाम को, 10 बजे सुबह आपके इस बिंदु को लेकर मुलाकात आपसे होने वाली है। जय हिंद, थैंक यू।